हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पॉइंट वाइज कन्वर्जन क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जन क्या होता है। सिंपल हम एक एग्जांपल से ही सब चीज़ सीख जाएंगे। ये आप एक क्या देख सकते हो, एक डायग्राम है, एक फिगर है, ठीक है। ग्राफ यहाँ बने हुए हैं, 3 ग्राफ बने हुए हैं और ये जो ग्राफ है वो एफ एन एक्स इजगल टू एक्स बाई एन फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे एन की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा जो कि हमारा ये है। और फिर आप अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे x/2 आएगा जो कि हमारा ये है। अब ऐसे ही आप अगर नंबर्स पुट करते जाओगे, जैसे 3 पुट किया तो x/3 आया, और 4 पुट किया, 5 पुट किया, 6 पुट किया, तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनते जाएंगे। जो कि ग्राफ आप देख लो धीमे धीमे कहाँ जाएंगे, हमारे f(x) इजगल टू 0 पॉइंट की ओर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि इससे पहले हम जो पढ़ते थे, सीक्वेंस के बारे में पढ़ते थे, वो नंबर्स का होता था, जहाँ पे 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे आप पढ़ते थे, नंबर्स का सीक्वेंस पढ़ते थे, सो ऑन। ऐसे जब ये सीक्वेंस कंटिन्यू होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सीक्वेंस कहाँ जाता हुआ दिखेगा, हमें 0 की ओर जाता हुआ दिखेगा, है ना। तो हम कहते थे ये हमारा क्या है, 0 क्या हमारी लिमिट है और ये हमारे सीक्वेंस के टर्म्स है, ये हमारा सीक्वेंस है। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे हमारा एक फंक्शंस है, और ये जो फंक्शंस है हमें वो हमें अब क्या है कि जाते हुए दिखते हैं, कहाँ पर, f(x) इजगल टू 0 की ओर जाते हुए दिखते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम पहले नंबर्स की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सीक्वेंस की। हम यहाँ पे फंक्शंस की बात करेंगे, यानी ये फंक्शंस का क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहा जाता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया x इजगल टू 1 ले लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यूज़ क्या होंगी इन पॉइंट की। यहाँ पे तो 1 होगा क्योंकि हम इसमें 1 पुट करेंगे, इसमें जब हम x इजगल टू 1 है ना, तो जब यहाँ पर हम देखो, जब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या देगा, x इजगल टू 1 देगा। जब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे हमें क्या देगा, 1/2 देगा। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या देगा, हमें 1/3 देगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो अब ये तो 3 ही ग्राफ बने हैं, है ना, सिंपलिसिटी से के लिए 3 ग्राफ बने हैं, लेकिन ग्राफ तो और होंगे। ग्राफ तो यहाँ पे F4 का भी होगा, F5 का भी होगा, F6 का भी होगा। तो उन सब के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे x इक्वल टू 1 पे, हम ये देखेंगे कि हमारा जो F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। इन सब की वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/5 आएगा, 1/6 आएगा, ऐसी 1/7, 1/8, 1/9 ऐसे से सीक्वेंस जाता है, वो दिख रहा है। तो आप देख रहे हो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये भी तो आप जानते हो कि 0 की ओर कन्वर्ट करता है, जिसको हम लिख सकते हैं कि वो f 0 की ओर जा रहा है, यानी कि 0/n की ओर जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट की ओर जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं। और वहीं अगर आप देखो तो आप कहीं और भी चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हो, x इजगल टू कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने 5 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5/5 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5/2, 5/3, ऐसे ही 5/4, 5/5, 5/6, 5/7 ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है, जो कि कहाँ जाते हुए दिखते हैं, ये भी हमें 0 की ओर जाते हुए दिखते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर नीचे इंक्रीज कर रहा है ना। एक समय ऐसा आएगा कि बीच में यहाँ पे नंबर आ जाएगा 5/10 lakhs, है ना। तो ऐसे से एक समय ऐसा आएगा ना कि जब अब जब जैसे जैसे नंबर नीचे, जो नंबर है ये नीचे के मान लो वो इंक्रीज करता रहेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा एक टाइम पे 5/infinity, जो कि 0 होता है, इसीलिए 0 आ गया, ठीक है, इन्फिनिटी है ये, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एक और एग्जाम्पल यहाँ मैं देख सकता हूँ। वो ये एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको मिल सकता है x प्लस 1/x का, 1/n का। तो यहाँ पे आप देखो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये x हो गया हमारा, ये हमारा x+1, x+2, x+3, x+4, x+ ऐसे ऐसे जाता रहता है, ठीक है, नहीं, ठीक है। ये हमारा
ये हमारा क्या है, ये हमारा x+1 है, ठीक है, ये हमारा x+1 है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, पहले यहाँ पे होगा हमारा x+1 जो कि आएगी वैल्यू n=1 पे आएगा। फिर हमारा होगा x+1/2 होगा जो कि n=2 पे होगा, तो है ना, ये हमारा x+1/2 है। फिर x+1/3 1/4 ऐसे से हमारा सीक्वेंस जाएगा। कहाँ की ओर जाता हुआ दिखेगा, हमें ये x की ओर जाता हुआ दिखेगा, x की ओर। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कि किसी भी एक कोई भी यहाँ पे वैल्यू ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे x1 ले लिया है ना, x=1 ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे x=1 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 1/2, तो ये क्या होगा 1 + 0.5 यानी कि 1.5, ये क्या हो गया 1.5, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे होगा 1 + 1/3 जो कि होता है 1 + 0.33 ऐसे कुछ होगा, तो 1.33। तो आप देख रहे हो धीमे धीमे ये वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं और एक टाइम ऐसे आएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा 1 के पास आ जाएगा, है ना। उसी तरह आप देखो यहाँ पे आप ले लो x=5 पे ले लो, तो सेम चीज़ होगी, आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो कि कहाँ जाते हुए दिखेंगे, इस वाले पॉइंट की ओर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा लिमिट है, तो इसीलिए इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि क्यों ये यूनिफॉर्म और क्या नॉन यूनिफॉर्म, इसका क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आप देखो ग्राफ के पहले वाले ग्राफ में, अगर आप देखें, हम लोग ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हमें पता चलेगा जैसे ये जो नंबर है ना, ये क्या हमारा, इसको हम n से डिनोट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो n से, n1 ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, n से डिनोट करते हैं। तो ये जो n है ना वो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, जैसे मैंने एक एप्सिलॉन वैल्यू ले ली, मैंने कुछ एप्सिलॉन वैल्यू ले ली और ये कुछ ऐसी एप्सिलॉन वैल्यू ले ली, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन वैल्यू हम ये क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि n=2 के बाद अगर हम कोई भी ग्राफ लेंगे तो वो इस एप्सिलॉन वाली लाइन के नीचे आ रहा है, देखो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद f4 आएगा, f5 आएगा, जो भी लाइन्स आएंगी वो सब इस वाली लाइन के नीचे आएगी, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं जो हमारा n है वो साफ साफ डिपेंड कर रहा है किस पे, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। अब ये x पे भी डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, देखो ऐसे डिपेंड करता है कि अगर हम यहाँ पे x ये ले लें तो इसके हिसाब से देखें, इस वाले x के हिसाब से देखें तो एप्सिलॉन ये वाली वैल्यू चल जाएगी काम, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर तो इस वाले x के हिसाब से देखें अगर हम, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 है। वहीं अगर यहाँ और आगे चले जाएं x तो अब ये 2 नहीं रहेगी, अब ये n=3 है ना, n=3 से नीचे अब जाएंगे अगर हम, यानी कि n greater than 3 हो जाएगा, कि 3 के बाद जो जितने भी ग्राफ हैं वो इस वाले s के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो नीचे आ रहे हैं, एप्सिलॉन से छोटे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो n वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करती है और x पे भी डिपेंड करती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होता है ना, यूनिफॉर्म का अगर डेफिनेशन आप ये पढ़ोगे तो यहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि हम किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तब कहते हैं जब हम एक ऐसा, ये जो k, यहाँ पे k लिखा हुआ है वो एक्चुअली n है, जब भी आप n पढ़ रहे थे ऊपर ना, ऊपर जो अभी आप n पढ़ रहे थे ये n वही k है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई एक k डिजिट फाइंड कर सकते हो, ऐसा कोई एक k डिजिट फाइंड कर सकते हो जो कि एप्सिलॉन पे भी डिपेंड, एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करे लेकिन x पे डिपेंड ना करे। अब ये कैसे कब होगा, ऐसे होगा ये, जैसे आपने ये वाला ग्राफ जब देखा था, ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये x से अगर देखो एप्सिलॉन डिस्टेंस देखो तो ये एप्सिलॉन डिस्टेंस है। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन एक्चुअली में क्या होता है, हम लिमिट से देखते हैं, लिमिट, तो इसकी लिमिट ये है, इसलिए यहाँ से हम देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, कोई भी x की वैल्यू ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे ये x की वैल्यू ली, ठीक है, और आपने एप्सिलॉन ले लिया, आपने एप्सिलॉन ये ले लिया, आपने ये x की वैल्यू ली, तो इस x के रिस्पेक्ट में देखो
इसके नीचे जितने भी ग्राफ हैं वो सब आ रहे हैं, ठीक है। वहीं आप इस x के रिस्पेक्ट में देखो, इस x के रिस्पेक्ट में देखो, जैसे आप x = 5 के रिस्पेक्ट में देखो, तो इस ग्राफ के इस वाले ग्राफ के नीचे जितने भी ग्राफ हैं, मान लो ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये f4 है, तो n = 4 के नीचे जितने n = 4 के ऊपर जितने भी जाओगे आप, जैसे कि n = 5 कर दिया आपने, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ इस वाले पॉइंट के नीचे है। उसी तरह n = 6 जो है, जो कि ये होगा, वो भी नीचे है, तो ये x = 5 पे हो रहा है। अब x = 1 पे देखो, x = 1 पे भी देखोगे आप, तो सेम वैल्यू यानी कि 4, यहाँ पे भी 4 ही आ रहा है, यानी कि n = 4 से बढ़े जाओगे अगर आप n > 4 करोगे, यानी n = 5, 6, तो वो सब ग्राफ के नीचे आएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे x पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप कोई भी पॉइंट ले लो, एप्सिलॉन की वैल्यू सेम रहेगी, चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर आप एप्सिलॉन और x को पुट कर दोगे, फिक्स कर दोगे, तो आपको n को चेंज नहीं करना पड़ेगा, n वही रहेगा, ठीक है। बल्कि अगर आप ऊपर देखते हो, ऊपर वाले में, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इस x के लिए, x वाले x के लिए हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है, यानी कि n > 3 हमें लेना पड़ेगा। और इस वाले x के लिए देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे n > 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्योंकि n = 1 के बाद जितने भी ग्राफ हैं वो सब इस एप्सिलॉन वाली लाइन के नीचे आ रहे हैं। इस वाले x के लिए देखो तो n = 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उस वाले ग्राफ पे नहीं कर रहा। तो यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो, डेफिनेशन ये कहा है कि हमें एक ऐसा, यहाँ पे k लिखा हुआ है, जो मैं n कह रहा हूँ वो यहाँ पे k लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई k मिलेगा जिससे आप आगे की जब नंबर्स लोगे ना, तो वो सारे नंबर्स, तो जो हमारा जो ग्राफ होगा वो उसकी डिस्टेंस एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब क्या है, समझो जरा। इसका मतलब ये है कि अभी आपने जो ग्राफ पढ़ा था ये वाला, तो ये कहता है कि जैसे कि ये हमारा fx है, ये हमारा क्या है, ये fx, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ना बाकी, वो हमारा fnx डिनोट कर रहा है, ये चीज़ डिनोट कर रही है, ठीक है। यानी जो हमारा f1 है, f2 है, f3 है, वो हमारा ये डिनोट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा कोई k मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, एप्सिलॉन के लिए। तो हम कोई भी एक एप्सिलॉन ले लेते हैं, मान लो हमने ये एप्सिलॉन ले लिया, तो इस एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में हमें क्या k की वैल्यू मिली, हमें k की वैल्यू मिली 2, k = 2 है ना, ये 2 मिला। और इस k = 2, यानी k = 2 से जब हम बड़ी वैल्यू लेंगे, यानी कि ग्रेटर देन इससे लेंगे n, यानी n = 3 ले लिया हमने, मान लो, तो n = 3 यानी क्या आ रहा है, f3, f4, f5। तो इसके नीचे जितने भी ग्राफ होंगे, इस n = 2 के नीचे जितने भी ग्राफ होंगे, इसके बाद जितने भी ग्राफ आएंगे, वो सब जो होंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि जो एप्सिलॉन की ये जो एप्सिलॉन वाली लाइन है, इससे नीचे आएंगे, यानी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे, n = 2 के बाद, k = ये इसके बाद जितने भी आएंगे, ये कहना चाहता है ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सबसे बेस्ट जो लेमा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इसको ट्रिक भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये कहता है कि इसके लिए पहले आपको नॉर्म समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म नॉर्म क्या होता है, तब आप ये समझोगे कि ये होता क्या है। यूनिफॉर्म नॉर्म कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है। यूनिफॉर्म नॉर्म का मतलब होता है कि जैसे fn है, जो हमारा फंक्शन है, उसका अगर यूनिफॉर्म नॉर्म फाइंड करना है आपको, तो एक्चुअली में क्या होता है, होता है सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी उसकी सुप्रीम वैल्यू होती है। उसी तरह अगर आप देखो यहाँ पे fnx माइनस x fx, अगर ये देखो, इसकी अगर सुप्रीम वैल्यू देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, fnx माइनस fx का सुप्रीमम। तो ये सुप्रीम वैल्यू जो होती है उसको हम नॉर्म कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म नॉर्म कहते हैं। तो यूनिफॉर्म नॉर्म, तो ये कहता है कि अगर यूनिफॉर्म नॉर्म जो है हमारा 0 की ओर जा रहा है ना, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा कन्वर्जेंट है। तो ये कहता है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है fnx = x + x + 1 x + n, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है।
अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दिया है कि x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एफ एन एक्स एक्स प्लस एन। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसका सैंडविच थ्योरम ट्राई करेंगे करने का। यहाँ पे उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन एन लिख सकते हैं, यानी हम इस एक्स को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और जब हम एक्स हटाएंगे तो नीचे जो वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ये जो ग्राफ है वो बड़ा होगा, इस वाले ग्राफ से, इस वाले फंक्शन से ये वाला फंक्शन बड़ा होगा, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि लिमिट अगर हम फाइंड करें, एक्स अपॉन एन की लिमिट अगर फाइंड करें तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू लिमिट ऑफ 1/n, वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जहाँ पे n जो है इन्फिनिटी हो जा रहा है, क्योंकि n जा रहा है इसलिए x इज एज अ कांस्टेंट, इसलिए उसको बाहर कर सकते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 0, एक्स इंटू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमें पता है कि जो 1/n होता है, अब अगर हम n को इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, यानी कि हम धीमे धीमे n की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये जो फंक्शन, ये जो सीक्वेंस हमारा वो 0 की ओर जाता है। क्योंकि देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4 है ना। तो जैसे जैसे आप n इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये ओवरऑल जो फंक्शन 0 की ओर जाएगा, इसलिए ये 0 हो जाएगा। क्योंकि ये 0 की ओर जा रहा है तो ये भी 0 की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई एक फंक्शन है f(x) और एक कोई फंक्शन है g(x) है और इसके बीच में ये रिलेशन है, ठीक है, तो ये जहाँ जाता है ना वहीं ये भी जाता है। सिंपल यही कहती है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो हमने इसकी लिमिट फाइंड कर ली। हमने क्या लिमिट फाइंड कर ली कि हमारा जो ये फंक्शन है वो हमारा कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। अच्छा, 0 कोई नंबर नहीं है, 0 एक फंक्शन है यहाँ पे भी, है ना। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारा एफ एन एक्स जो है वो कहाँ जा रहा है, वो हमारा 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें यहाँ पे ये शो करना है कि a इजगल टू ए टू इन्फिनिटी पर ये क्या इसको यूनिफॉर्म शो करना होता है, एंड हमें ये शो करना है कि ये जो है वो 0 टू इन्फिनिटी पे ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यानी कि इस पर हमें यूनिफॉर्म शो करना है और हमें ये शो करना है कि इस पर ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये हमें शो करना है। यहाँ पे जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए क्योंकि यूनिफॉर्म में शो करना है, तो इसके लिए हम जो हमने नॉर्म वाली डेफिनेशन पढ़ी थी वही करना पड़ेगा। तो नॉर्म का हमने जो पढ़ा था उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, नॉर्म की डेफिनेशन क्या थी कि ये क्या होता है, सुप्रीमम होता है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का, ठीक है। यहाँ पे जो x है वो बिलोंग करता है a। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस एन माइनस 0, जो कि इसकी लिमिट क्या थी, 0 थी, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस एन। इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x/n लिख सकते हैं जैसे पहले किया था। अब यहाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं a/n लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो a वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमने। यहाँ पे चाहो तो आप रिप्लेस ना भी करो, चाहे वो आप x/n ही लिख दो, उससे भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हमने a/n कर दिया और फिर जब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं तो हमारा जो a/n है वो हमारा क्या जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो चूँकि ये हमारा 0 की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है कि सैंडविच थ्योरम के हिसाब से हमारा जो ये होगा वो भी 0 की ओर जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो क्योंकि ये 0 की ओर जा रहा है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी जाएगा। तो समझो कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा, है ना। यानी कि ये जो हमारा नॉर्म है, नॉर्म
वो कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, वो जीरो की ओर जाता हुआ दिख रहा है, और चूँकि जीरो की ओर जाता हुआ दिख रहा है इसलिए ये क्या हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। अब सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अभी के लिए हम लीव करेंगे, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, जिससे आपको आसानी समझ में आएगा। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको समझाता हूँ मैं कैसे किया गया है। यहाँ पर हम एफ एक्स इजगल टू साइन, एक मिनट, हाँ, साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, जहाँ पर हमारा x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा क्या है, हमारा जहाँ पर हमारा x बिलोंग्स कर रहा है, इंटरवल दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे क्या हो गया, एफ एन एक्स इजगल टू साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। अब हमें पता है कि साइन हमारा जो फंक्शन होता है, साइन, उसकी रेंज क्या होती है। हमें पता है कि ये जो होता है ये 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो साइन होगा यहाँ पे वो ग्रेटर इसका साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यार देखो, अगर आप ऊपर एक बड़ी वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये ओवरऑल बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे ये साइन आया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप देखो ये एक बड़ी वैल्यू है एन एक्स, ये क्या एक बड़ी वैल्यू है, तो और ये क्या एक छोटी वैल्यू है। जब आप इसको इससे रिप्लेस करोगे तो ये, तो देखो जब डिनोमिनेटर में एक छोटी वैल्यू होती है ना, जब डिनोमिनेटर, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 1/4 में छोटा क्या है, ये छोटा है, ये छोटा है ना ये वाला, और बड़ा क्या है, बड़ा ये, तो ऐसे साइन लगेगा। उसी तरह यहाँ पे छोटा क्या है, एन एक्स, इसीलिए यहाँ पे ये साइन लगा है, ठीक है। अब हमें पता है, हमें यहाँ देख के पता चल रहा है कि 1/nx जो है वो, अगर हम देखें x ग्रेटर देन 0 वाले केस के लिए देखें, क्योंकि यहाँ पे दो केस हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी हो सकता है और x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, दो केस बन रहे हैं ना। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर देखें हम, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स जो हमारा है वो फॉर x ग्रेटर देन 0, इफ़ x ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, तब ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, तब हमारा जो होगा ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। और जैसे जैसे n हमारा इन्फिनिटी की ओर जाएगा, वैसे वैसे ये वैल्यू बड़ी होती रहेगी और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटी होती जाएगी, यानी कि 0 की हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक केस आता है कि हमारा जो है nx जो है, यानी कि जो हमारा x है वो 0 हो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, उस केस में आप इससे तो सॉल्व कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर ये 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल इन्फिनिटी की इक्वल हो जाएगा, वो तो आप कर नहीं सकते हो। तो आप बेसिकली यहाँ पे इससे डायरेक्ट देख लोगे ना, क्योंकि ये नहीं हो रहा है तो इससे आप डायरेक्ट देखोगे। तो डायरेक्ट जब हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ऊपर जो होगा वैल्यू क्या आएगी, जब आप यहाँ पे s इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो साइन 0 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम देख सकते हैं दोनों केस में हमारा जो लिमिट है वो कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आता है इसी में कि ये बताओ, यहाँ पे ये आता है कि a1 इजगल टू a टू इन्फिनिटी, इसमें ये यूनिफॉर्म है या नहीं है, ये हमें शो करना होता है इसमें बेसिकली, कि इसमें ये यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसका नॉर्म फाइंड करेंगे सिंपली, है ना। तो यहाँ पे हम इसकी नॉर्म फाइंड करेंगे, जो कि हमें नॉर्म की डेफिनेशन पता है, ये होती है इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। और यहाँ पे जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और s कहाँ बिलोंग कर रहा है, x तो जो भी आप नंबर यहाँ पे पुट करोगे वो किसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, है ना। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन क्या होगा और इक्वल टू क्या होगा, a के इक्वल होगा, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं x 0 से बड़ा होगा।
0 से बड़े के केस के लिए क्या था यहाँ पे, 0 से बड़े के लिए क्या था लिमिट हमारी 0 थी, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो इस हिसाब से आप लिमिट पुट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। अब इसकी जगह लिमिट फाइंड करो, इसकी लिमिट फाइंड करो। ये इसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, इससे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एन एक्स लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप छोटी वैल्यू डाल दो, मतलब मैं यहाँ पे एन ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारा x जो है ग्रेटर देन a है, तो 1/x जो होगा छोटा होगा किससे, 1/a से। तो 1/a अब यहाँ पे पुट कर दोगे, जब ये एक बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 1/a ओवरऑल बड़ी वैल्यू है ना, तो ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। कुछ इस तरह समझो आप कि 1/n से मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/a से, या आप ऐसे समझ लो ऐसे कि x जो है वो क्या है, बड़ा है a से। तो डिनोमिनेटर में आप जब छोटी वैल्यू पुट करते हो तो ओवरऑल बड़ी हो जाती है ना, डिनोमिनेटर में जब आप छोटी वैल्यू पुट करते हो तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, इसलिए ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप यह देख सकते हो कि 1/na जो है वो 0 की ओर जाएगा, एज n जो होगा वो इन्फिनिटी की हो जाएगा। जब ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, जब ये n की वैल्यू बड़ी होती रहेगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सैंडविच थ्योरम के हिसाब से ये फंक्शन जो है और ये फंक्शन आप देख सकते हो, ये वाला फंक्शन जो है बड़ा है, 1/na वाला फंक्शन बड़ा है ना इससे, तो ये जहाँ जाएगा वहाँ ये जाएगा छोटा वाला फंक्शन। तो इसका मतलब है कि साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नॉर्म है इसका, ये जो नॉर्म है जो कि इसके बराबर था, ठीक है, वो भी जो होगा 0 की ओर जाएगा, है ना, वो भी हमारा क्या है, 0 की ओर जाएगा, ठीक है। जो कि ऐसे कैसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा कि ये जो फंक्शन है, देखो पहली बात तो आप ऐसे लिखोगे कि इसका जो नॉर्म है वो क्या होगा, वो लेस देन होगा 1/na से, na से क्या होगा, लेस देन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन था वो छोटा था इससे, तो इसके सुप्रीमम से इसका सुप्रीमम छोटा होगा, समझो सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, इसके सुप्रीमम से इसका सुप्रीमम छोटा होगा, तो सुप्रीमम ऑफ दिस इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ na, और na एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे ऐसे पुट कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा 0 की ओर जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये है नॉर्म, वो भी हमारा कहाँ जाएगा, 0 की ओर जाएगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इससे हमने ये शो कर दिया कि ये हमारा जो है इस वाले इंटरवल पे हमारा जो ये फंक्शन हमारा है वो क्या है, वो हमारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के लिए बेसिकली आपको यही फाइंड करना पड़ता है। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो, हमें ये शो करना है कि 0 टू इन्फिनिटी में ये हमारा ये जो है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। अब इस केस में आप ये सोचो कि जब आपको ये डिस्प्रूव करना होता है तो बेसिकली आप क्या करते हो, डिस्प्रूव करने के लिए किसी चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, डिस्प्रूव करने के लिए हम कोई भी एक ऐसा कंट्राडिक्शन फाइंड कर लेते हैं, यानी हम ये कह देते हैं कि यार हम एक कोई ऐसा पॉइंट फाइंड कर लेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो नॉर्म है वो 0 की ओर जाएगा ही नहीं, हम ऐसा एक पॉइंट फाइंड कर लेंगे। डिस्प्रूव करने के लिए यही करते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम एक ट्राई करेंगे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करने के लिए जहाँ पे हमारा जो नॉर्म है वो जाए ही ना, वहाँ पे जाएगा ही नहीं, ऐसा हम ट्राई करेंगे फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो नॉर्म है वो किसके बराबर होता है, जो हमारा ये नॉर्म है वो बेसिकली बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस एफ एक्स,
ठीक है, इसके बराबर होता है। तो पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन एन एक्स अपॉन 1+n x -0। तो क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन 1+n x। अब समझो, अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तब तो मतलब कि ये जीरो की ओर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो ये जीरो की ओर नहीं जाएगी ना। तो इसके लिए आप अब हमें यहाँ पर एक ऐसा n और एक ऐसा x फाइंड करना पड़ेगा, है ना, जिसके लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। तो सबसे सिंपल वे क्या होता है कि हम यहाँ क्या करते हैं, हम n = k ले लेते हैं और x = क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे एक ऐसी वैल्यू लेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप n = k पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, k टाइम्स 1+n, क्या की जगह k लिख दो, k टाइम्स ये। अब अगर यहाँ पे π/2k होता, π/2k, और यहाँ पे π/2k होता, तो इससे क्या आता, इससे होता क्या कि यहाँ पे हो जाता है साइन k कट जाता, k कट जाता, π/2 आ जाता, और नीचे क्या आता 1+π/2। तो ये क्या आ जाती वैल्यू, 1/1+π/2, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जब हम ये लेते हैं x = π/2k, π/2k, एक मिनट, यहाँ पे k होगा, ठीक है, π/2k। अब मान लो आपके अंदर आया कि π/2k ही क्यों ले रहे हैं, n = k, यहाँ पे x = भाई ले तो कुछ भी सकते हैं ना, यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं π/k भी ले सकते हैं। तो π/k जब आप लोगे तो क्या होगा ना कि ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन पाई आ जाएगा, जो कि बेसिकली 0 है। ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, तो जीरो की ओर टेंड कर जाएगा। हमें कंट्राडिक्शन फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नहीं हो रहा है, ये चीज़ ट्रू नहीं हो रही है। तो इस वाले केस पे जब हम n = k और x = ये लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/1+π/2, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये चेंज तो होगी नहीं। तो इसका मतलब कि इसका सुप्रीमम की वैल्यू भी वही रहेगी, क्या रहेगी, यही। और ये 0 की ओर जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि तो इसके बराबर है ना। इसीलिए ये क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आएगा कि हमारा जो ये नॉर्म है वो 0 की ओर नहीं जा रहा है। क्योंकि 0 की ओर नहीं जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। अब शुरू में अगर आप जाओ, जो मैंने छोड़ा था क्वेश्चन, ये वाला मैंने कहा था, मैंने इसका एक ही फाइंड किया था, दूसरा नहीं फाइंड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर इधर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप जैसे जैसे आप x की, चूँकि हम क्या कर रहे हैं, हम x और n की वैल्यूज़ तो फाइंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे, और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे ना, वैसे वैसे जो ओवरऑल जो नंबर है वो हमारा इन्फिनाइट की ओर जाता हुआ दिखेगा, तो है ना। तो इसका मतलब कि हम कोई ऐसा k वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए हमारा fn(x) हो माइनस fx हो वो लेस देन एप्सिलॉन हो। क्योंकि हम ये फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा। किस पे नहीं होगा यूनिफॉर्म, 0 to ∞ पे नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा कोई n और k फाइंड नहीं कर पा रहे। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया जो मैंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने कराए, अभी और भी 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे आपको सिंप्लिसिटी होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।